गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खासतौर से जो भी स्टूडेंट्स डीबीटी जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स की, जैसे कि लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था कि जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से डीबीटी या फिर अपन कहें बैट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली के क्वेश्चन अपन लेके आएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स डेली जुड़े ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी हो सके और आपको एक आइडिया लग सके कि लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उनके साथ साथ देखो, पहले तो मैं एक पेपर सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद में आपको आइडिया लग गया अगर तो उसके बाद में आगे अपन देखेंगे कि टॉपिक वाइज में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो आज का जो पेपर है वो देखो मैं लेके आया हूं डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम। और कौन सी ईयर का है तो यहाँ पर ये है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019, इसका ये पेपर है। और इस पेपर में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो जनरली पूछे गए हैं। जैसे देखो, इसमें मैंने पार्ट बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो ए है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। पार्ट ए के अंदर अपन देखें, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, पार्ट ए में अपन देखें द मेजर डिफरेंस किसमें, major difference between hormone and that have intracellular receptor and those that have cell membrane receptor। देखो, रिसेप्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। एक तो सेल के अंदर की तरफ रिसेप्टर होते हैं और एक सेल के बाहर की तरफ रिसेप्टर होते हैं। इन दोनों में से किस चीज का डिफरेंस है तो यहाँ पर पूछा है, दैट इज द फॉर्म इज यूजुअली। ठीक है ना, तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है या फिर मेन जो मुद्दा है वो किस चीज का है। तो यहाँ पर देखिए अपन कि जो रिसेप्टर अंदर होते हैं और जो रिसेप्टर बाहर होते हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें देखो, चार्ज, हाइड्रोफिलिक और ग्लाइकोसाइलेटेड और हाइड्रोफोबिक कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक है उसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होते हैं वो, या लिगेंड्स अपन बात करें तो वो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से अंदर जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की बनी होती है। हाँ, इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जबकि जो आउटर लेयर जो होती है, फॉस्फेट जो हेड होता है वो किसके बने होते हैं, फॉस्फो हाइड्रोफिलिक के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस वो किसका है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो हाइड्रोफोबिक जो है, जो हाइड्रोफोबिक होगा वो तो सीधा अंदर जाएगा रिसेप्टर के पास, और जो हाइड्रोफोबिक नहीं होगा वो कौन से रिसेप्टर पर बाइंड होगा, बाहर वाले रिसेप्टर पर बाइंड होगा। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है, हाइड्रोफोबिक। सेकंड क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो, ए पेशेंट सफरिंग, किसी चीज से प्रॉब्लम से चल रहा है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, कौन से प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा है वो, एलर्जी से, हैज बीन एडवाइज्ड टू टेक एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स यूज में लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी द रीजन फॉर द एलर्जी, इनमें से एलर्जी का जो मेन कारण है वो कौन सा है। तो एलर्जी का देखो, अपन जानते हैं कि एलर्जी के लिए एंटीबॉडी जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी, ई एंटीबॉडी जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। सेल की बात करें तो खासतौर से एक मास्ट सेल और एक बेसोफिल सेल्स जो होती है, बेसोफिल सेल्स, दोनों सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल और कौन सी के लिए, बेसोफिल सेल्स के लिए। तो यहाँ पर कौन सी दी गई है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन की जो एलर्जी महसूस होती है अपने को, वहां पर क्या होता है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन के कारण से होता है कि मास्ट सेल की जो सेल्स होती है उनको जैसे ही एलर्जेंट मॉलिक्यूल्स मिलता है एंटीजन एंटीबॉडी ई के साथ में, तो वहां पर मास्ट सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, वहां पर आकर वो बाइंड होते हैं। बाइंड होने के कारण से वहां पर डीग्रेनुलेशन, मतलब ग्रेन्यूल्स के अंदर ये जो कोई मास्ट सेल है, यहाँ पर जैसे कोई एंटीजन किसी, ये फिर एंटीबॉडी जो है वो किसी एंटीजन को लेकर आता है, अटैच होता है रिसेप्टर पर, तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं और बाहर की तरफ केमिकल छोड़ देते हैं। उनमें से एक क्या है, हिस्टामाइन्स है, वो जो एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, तो आप एंटी हिस्टामाइन्स यूज में ले रहे हो तो किसके रेफरेंस के लिए यूज में ले रहे हो, क्या कारण है। तो यहाँ पर मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि थाइमोसिन दे रखा है, थाइमोसाइट्स दे रखा है, सोमेटिक दे रखा है और दो बाइस्टैंडर लाइसिस दे रखा है, बाइस्टैंडर लाइसिस। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, मास्ट सेल होता,
और इसके अलावा अगर होता तो यहाँ पर बेसोफिल सेल्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, ठीक है, देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इसको आज इजीली कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, नॉट ट्रू स्टेटमेंट किसके लिए, फॉर एन एनहांसर एलिमेंट। एनहांसर एलिमेंट कोई भी, देखो अपन जानते हैं कि कोई भी जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इस प्रकार से, उसमें छोटी छोटी सीक्वेंस पाई जाती है। यहाँ पर अपन बात करें तो कौन सी होती है, एनहांसर होती है। यहाँ पर अपन बात करें तो प्रमोटर होती है। इस प्रकार से सीक्वेंस होती है। तो ये तो इसका जो कौन सा स्ट्रीम है, ये जो है इसका कौन सा है, ये रेगुलेटेड अपस्ट्रीम रीजन। तो यहाँ पर अपन देखें कि ये दोनों साइड को रेगुलेट कर सकता है, अपस्ट्रीम को भी कर सकता है और डाउन स्ट्रीम को भी रेगुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर अपन देखें कि ये जीन है इस प्रकार से। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट कैन बी डाउन स्ट्रीम जीन रेगुलेट, डाउन स्ट्रीम में जीन को रेगुलेट कर सकता है, ठीक कर सकता है। इट कैन ओनली रेगुलेट नियर बाई जीन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो जीन उसके नजदीक हो उसी को रेगुलेट करे, ठीक है ना। इट कैन ओनली रेगुलेट ए नियर बाई जीन। सी ऑप्शन देखो, इट इज बी अप स्ट्रीम ऑफ द जीन इज रेगुलेट, अप स्ट्रीम में जो जीन है उनको भी रेगुलेट कर सकता है। इट कैन बी विद इन द इंट्रॉन ऑफ द जीन, इट कैन बी विद इन इंट्रॉन ऑफ द जीन, इंट्रॉन के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, मतलब यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर इट कैन बी ओनली रेगुलेट ए नियर बाई जीन, नियर बाई जीन को ही रेगुलेट कर सकता है, ये सेंटेंस इसका गलत है। देखो कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उस टाइम में अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा जाए, ऐसा कुछ पूछा जाए, नॉट ट्रू पूछा जाए, अगर किसी में ऐसा लगा हो कि ओनली, ठीक है ना, ओनली अगर जिस टर्म में मोस्टली लगता है वो हमेशा क्या होता है, गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती है। तो ओनली टर्म को आप पहचान लेना, खासतौर से बता रहा हूं आपको, ऐसे सभी में तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा आएगा कि जिसमें ओनली लगा हुआ हो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। आगे अपन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलील इज नॉट ट्रू। एलील से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है। देखो, दे में ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई इन द सेम क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी सेवरल एट ए वन लोकेशन, एक लोकस पे एक से अधिक भी हो सकते हैं। वन मे बी डोमिनेंट ओवर एनोदर, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो सकते हैं। दे मे बी शो कोडोमिनेंस, दोनों साथ में कोविडेंस भी हो सकते हैं। एलिल्स अपन जानते हैं, एलिल्स क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, किसी भी जीन की दो जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन देखो, दे मे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई इन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, सेम लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका गलत सेंटेंस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 5 नंबर देखो, ठीक है। अपनी ज्यादा स्पीड भी नहीं रखेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ सके। जो भी स्टूडेंट्स फ्रेशर स्टूडेंट्स है, बैठ के एग्जाम में पहली बार बैठ रहे हैं, डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम में पहली बार बैठ रहे हैं, तो उनके लिए एलील ए इज डोमिनेंट ओवर एलील ए। कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। एंड रिजल्ट इन डार्क स्किन पिगमेंटेशन, और रिजल्ट में क्या आता है कि किसी भी एनिमल की ये बात कर रहा है, तो जो कैपिटल ए है वो क्या करता है, डोमिनेट शो करता है किस पे, डार्क स्किन का पिगमेंटेशन को करता है। इट इज ए मेटिंग ऑफ इस कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर आप देखते हो कैपिटल ए स्मॉल ए मेटिंग करते हैं। इसके अगर आप मेटिंग करवाओगे तो आपके पास में क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये बनेंगे आपके पास। इसका मतलब 3 इनमें से ऐसे हैं जो कैसे हैं, डार्क पिगमेंट वाले हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर आगे देखो, मैटिंग ऑफ कैपिटल ए विद, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए विद कैपिटल ए स्मॉल ए। इफ 6 ऑफ स्प्रिंग, अगर 6 प्रोजेनी बनती है, 6 बनती है, तो यहाँ पर 3 कैसे हैं, डार्क पिगमेंट वाले हैं। टोटल कितने हैं, तो 6 हैं। तो यहाँ पर 6 दिए 18। तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर जो आ जाएगा, तो डार्क पिगमेंट वाले मोस्टली कितने चांस रहेंगे, 0.18, ये इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ए बैक्टीरियल कल्चर ग्रो ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। कोई एक बैक्टीरिया है जिसको अपन कल्चर कर रहे हैं, कौन से मीडियम के अंदर? सल्फर रेडियो एक्टिव कंपाउंड के अंदर। वुड इनकॉर्पोरेट द रेडियो लेबल्ड इन द टेट्रापेप्टाइड्स। किसी टेट्रापेप्टाइड के अंदर ये इनकॉर्पोरेट होता है, तो इनमें से कौन सी टेट्रापेप्टाइड है जिनमें ये इनकॉर्पोरेट होता है? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 एमिनो एसिड्स का। तो यहाँ पर देखो, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, मेथियोनिन। सीधी सी बात है, सल्फर को आपको अगर सल्फर पूछा है तो सल्फर को देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, सल्फर केवल कौन से एमिनो एसिड्स में बाइंड हो सकते हैं? जिस एमिनो एसिड में सल्फर कंटेंट होगा। सल्फर रखने वाले एमिनो एसिड्स 2 ही होते हैं, एक तो सिस्टीन होता है और एक मेथियोनिन होता है। इन चारों ऑप्शन में से देख लो कि सिस्टीन और मेथियोनिन कहां पे है? तो केवल एक के अंदर है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। केवल एक के अंदर देखो, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और मेथियोनिन। यहाँ पर दोनों एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं या सल्फर को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। आगे अपन देखें, ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस बिलो गिवन। यहाँ पर नीचे डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस दी गई है कोई। द सीक्वेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए हायर मेल्टिंग टेम्परेचर। हायर मेल्टिंग टेम्परेचर इनमें से किसका होगा? देखो, मैंने लास्ट एग्जाम में भी कहीं ना कहीं बताया होगा आपको, और अब सभी जानते भी हो कि ऐसे कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट्स जिसमें जी और सी के कंटेंट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है कि अगर आपको सी और जी दिया हो ऑप्शन में और जी और सी दिया हो, तो मोर स्टेबल कौन सा है? तो अगर ऑप्शन में दिया गया हो तो आपको जी सी और सी जी, मोर स्टेबल आपको ये करना है, जी और सी, ये नहीं करना है। ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सब में इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो एडेनिन और थायमिन की बात आती है वहां पर, तो आप रिमूव कर देते हो कि ये तो नहीं है स्टेबल। स्टेबल कौन सा होता है? ग्वानिन और साइटोसिन होता है, लेकिन इनमें से कौन सा होगा? तो ग्वानिन और साइटोसिन बेस्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ए वाले में तो खास तौर से एडेनिन थायमिन है, बी वाले में देखो जी सी, जी सी, जी टी, जी सी, तो यहाँ पर, और एक और इसमें डी सी जी, सी जी। अब इन दोनों में से आपको जो राइट आंसर करना है वो कौन सा करना है? बी ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 8 नंबर का। ए पेप्टाइड सीक्वेंस SHERLR, ये कोई एमिनो एसिड की एक सीक्वेंस है, इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आइसोलेट की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट द पॉसिबल फॉस्फोराइलेशन साइट इन दिस पेप्टाइड। इनमें से कौन से एमिनो एसिड पर आप फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट को ऐड कर सकते हो? ये 4 एमिनो एसिड की सीक्वेंस है और इनमें आप फॉस्फेट जो है वो कौन से पे ऐड कर सकते हो? फॉस्फेट कहां पे ऐड करोगे? जहां पर खासतौर से अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। इनमें से जो सीरीन है वो अल्कोहल कंटेनिंग ऑप्शन है इसमें, तो सीरीन पहला ही आ जाएगा। तो सीरीन में कैसा होता है? OH ग्रुप होता है। सीरीन की स्ट्रक्चर अपन सभी जानते भी हैं, NH2। यहाँ पर देखिए अपन कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर OH के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर अपन देखें, इसमें इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा SH वाला, ठीक है ना। यहाँ पर S जो है वो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर H वाला। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में हो सकता है कोई करेक्शन या कुछ हो, S तो इसमें सल्फर तो इसमें है ही नहीं है, सीरीन तो। और H का मतलब कौन सा होता है एमिनो एसिड्स का? तो यहाँ पर आप देख लेना थोड़ा सा, H का मतलब कौन सा होता है? हिस्टिडीन। कोई बात नहीं, इसमें देख लेना थोड़ा सा, होगा वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। इसका राइट आंसर ए कर लेना एक बार आप। 9 नंबर के अंदर अपन देखें तो 9 नंबर में देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज रिड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो? सीधा सा ऑप्शन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है एंजाइम के एक ही साइट के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक इनहिबिटर को निकाल देगा वो, ये सभी अपन जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को आप जस्ट ऑपोजिट कर दो, बढ़ा दो, अपने आप इनहिबिटर को निकाल देंगे ये। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। आगे अपन देखें 10 नंबर, द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट
strand of DNA obtained after reverse transcription of a bacterial mRNA is same as। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में पूछा गया है, जो मैं आपको जनरल एक थोड़ा सा बता देता हूं। ये कोई एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में ये एक अपन कहें एमआरएनए का सिंथेसिस किया गया है। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है उस स्ट्रैंड को अपन क्या बोलते हैं? एंटीसेंस। एंटीसेंस। और जस्ट ऑपोजिट वाला कौन सा होता है? सेंस। दो स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए का सिंथेसिस होता है उसे अपन एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। अब ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए से क्या होगा? जैसे ये आरएनए बन गया, इस आरएनए पर ये आरएनए एंटीसेंस का क्या जस्ट ऑपोजिट है। इस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए बना देते हैं। उसके ऊपर एक यहां पर डीएनए बना दूं, ये डीएनए इसके जस्ट ऑपोजिट। अब अगर ये इसके ऑपोजिट है तो ये किसके सिमिलर है? एंटीसेंस के सिमिलर है। तो यहां पर जो बनने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा बनने वाला सी डीएनए जो होगा वो किसके सिमिलर होगा? तो एंटीसेंस स्ट्रैंड है उसके जस्ट सिमिलर होगा। तो ऑप्शन में देखो एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको देखो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। आगे अपन देखें, स्टेटिन्स इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ। स्टेटिन्स जो है वो खासतौर से बायोसिंथेसिस, किस बायोसिंथेसिस के पाथवे को इनहिबिट करता है? तो खासतौर से ये एक एंजाइम को इनहिबिट करता है। खासतौर से अपन देखें HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये एंजाइम खासतौर से कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम अपन जानते हैं हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये इसका नाम है। इस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। तो खासतौर से ये कौन सा एंजाइम, ये जो एंजाइम है कौन से पाथवे में यूज में आता है? तो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस पाथवे में यूज में आता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। एक चीज अपन देखें कि जो स्टेटिन्स है ये क्या है? स्टेटिन्स क्या है? फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। फंजाई के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पर प्रोड्यूस किया जाता है, इनहिबिटर्स। आगे अपन देखें क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, ए फीटस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइप विल नॉट बी सर्वाइव इन बर्थ। ऐसा कौन सा कैरियोटाइप है, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है और इसमें कॉम्बिनेशन है जो खासतौर से सर्वाइव ही नहीं करता? वो बच्चा अगर होगा तो जन्म से पहले ही वो मर जाएगा। नॉट सर्वाइव एट बर्थ, बर्थ के ऊपर वो सर्वाइव नहीं करता है इनमें से। तो देखो ऑटोसोमल क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल भी होने जरूरी है, सेक्स क्रोमोसोम भी होने जरूरी है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स क्रोमोसोम में से एक्स है तो वह सर्वाइव कर जाएगा, वाई है, केवल वाई है तो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि एक्स वाई सर्वाइव कर सकता है, एक्स एक्स सर्वाइव कर सकता है, लेकिन केवल अगर वाई है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहां पर अपन देखें 45 प्लस ए वाई जो ऑप्शन देखो, इसमें ए जो ऑप्शन है इसमें 45 क्रोमोसोम है और वाई अकेला है, एक्स नहीं है इसमें। तो केवल वाई है तो एक्स नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म या वो जो व्यक्ति है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 13 नंबर में अपन देखें, इफ ए सेल कैरी 21 क्रोमोसोम, किसी सेल के अंदर 21 पेयर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टेलोफेज। जो माइटोटिक टेलोफेज होता है उसके अंदर कितने पेयर देखने को मिले हैं? क्रोमोसोम के 21 पेयर देखने को मिले हैं। 21 का मतलब ये तो हुआ क्रोमोसोम पेयर में है, 21 प्लस 21 क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये पूछा गया हाउ मेनी क्रोमेटिड विल बी देयर इन मेटाफेज। मेटाफेज में कितने क्रोमेटिड होंगे? एक क्रोमोसोम में देखो 2 क्रोमेटिड होते हैं, अपन सभी जानते हैं। तो 21 में भी 21 में कितने क्रोमोसोम क्रोमेटिड रहे होंगे? तो यहाँ पर 42, और इसमें भी कितने रहे होंगे? 45। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमेटिड कितने रहे होंगे? 84। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 14 नंबर का, मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इनमें से मोलिकुलर मास जो प्रोटीन का है वो कौन से टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते? तो इसमें से देखो अपन
जो माल्टी-टॉफ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल फिल्ट्रेशन जो है क्रोमेटोग्राफी, और एसटीएस पेज है, इन तीनों के द्वारा अपन कर सकते हैं। लेकिन क्रोमेटोग्राफी जो फोकसिंग है खासतौर से देखो आयनिंग एक्सचेंज मेथड टाइप का है कि प्रोटीन जिस प्रोटीन आप सेपरेट करते हो उनको चार्ज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं केवल। तो यहाँ पर अपन कहीं आयनिक एक्सचेंज वाले मेथड यूज में आता है, तो इसलिए इसमें मोलिकुलर मास मापने वाली पॉसिबल कंडीशन नहीं है। उसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें लैक ऑफ रिएक्टिविटी, लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू सेल्फ HLA इज नोन एज, कि किसी भी सेल्फ अपनी बॉडी के अगेंस्ट में अपने ही इम्यूनिटी अगेंस्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैक ऑफ रिएक्टिविटी, उसमें अभाव पाया जाता है कि वो खुद की अगेंस्ट में जनरेट हो जाए, तो वो कंडीशन जो होगी वो कौन सी होगी? टॉलरेंस वाली कंडीशन है, उसमें अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर एक टॉलरेंस वाली कंडीशन है कि वो खुद को टॉलरेट कर सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? टॉलरेंस। आगे अपन देखें 16 नंबर के अंदर देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील्स, दो एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पर देखो 0.19, 0.19 बी और एक स्मॉल बी की दी गई है 0.81, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है इफ द पॉपुलेशन इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हेटेरोजाइगस जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर अपन जानते हैं p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1, ये अपन जानते हैं। यहाँ ये अपने को निकालना है, ये दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0.19 गुणा 0.81, ये आप निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इसमें आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट 30 के आसपास आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा 37 ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पर अप्रोक्स अपन मान सकते हैं 31%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आ जाएगा आपका 31%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई, 31% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 17 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट प्रेजेंट है? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? लेमिन प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है, लेमिन प्रोटीन। लेमिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? खासतौर से जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर अपन देखिए न्यूक्लियस जो है उसके जो इनर साइड में इस प्रकार से अरेंज रहती है लेमिन, जो इसको प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लेमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ऑल डीएनए स्ट्रैंड ऑफ सेल, देखो किसी भी सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, चारों क्रोमोसोम के सभी डीएनए कैसे हैं? लेबल्ड है, सभी डीएनए कैसे हैं? लेबल्ड है। आफ्टर 1 डिवीजन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डॉटर सेल विल बी लेबल्ड डीएनए। तो देखो 4 क्रोमोसोम में सभी डीएनए पहले से लेबल्ड है, आप एक डिवीजन कर भी दोगे तो एक एक स्ट्रैंड तो फिर भी लेबल्ड ही रहेगा, एक स्ट्रैंड नया बन गया तो भी एक एक स्ट्रैंड तो लेबल्ड ही रहेगा। इसका मतलब जो 4 क्रोमोसोम बनेंगे चारों के चारों पहले फिर भी कैसे रहेंगे? लेबल्ड ही रहेंगे। तो यहाँ पर चारों क्रोमोसोम बाद में भी लेबल्ड ही रहेंगे आफ्टर 1 डिवीजन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आगे अपन देखें 19 नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन पाए जाते हो उनके थ्रू आयंस मूवमेंट करते हो, मूवमेंट्स आयंस जो मूवमेंट करते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है सिंपल डिफ्यूजन की काफी अधिक फास्ट मूवमेंट करते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन में देखो इनकरेक्ट पूछा भी इसमें, इट्स रेट इज हायर देन द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से रेट जो होती है वो काफी अधिक होते हैं, ठीक है। तो द पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज irrelevant for it. It can be saturated at high concentration of the solute. It work against the concentration gradient. यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत काम नहीं करता है, ये इसका सेंटेंस राइट है। ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही मूवमेंट करते हैं। आगे देखो
वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स डीएनए मॉलिक्यूल इज हाईली यूजफुल। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, ये जो है वीएनटीआर खासतौर से यूज में कहाँ पे आता है कि इनमें जो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं वो खासतौर से चेक करने आता है। दो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में, किसी भी दो पर्टिकुलर व्यक्ति के बीच में सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज को चेक करने के लिए यूज में आता है, खासतौर से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 21 नंबर। देखो, बोविन स्पंजिफॉर्म सेफेलोपैथी, यहाँ पर देखो पहली चीज तो ये न्यूरो डिजनरेशन से रिलेटेड डिजीज है, न्यूरो डिजनरेशन से रिलेटेड डिजीज है और खास तौर से जो कैटल है, गाय है, काऊ है, उनके अंदर देखने को मिलता है। और होती किसके कारण से है, तो ये जो प्रियोन जो होता है, इन्फेक्शियस जो प्रोटीन्स पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स नॉन एज द प्रियोन प्रोटीन। तो प्रियोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन जिनमें रोग करने की क्षमता पाई जाती हो। कोई अलग से जीव नहीं है या कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, केवल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, गलत प्रोटीन बन गई है बॉडी के अंदर या उनकी फोल्डिंग गलत हो गई है और वही अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रियोन्स बोलते हैं। प्रियोन के कारण से कैटल के अंदर एक डिजीज देखने को मिलती है, बोविन स्पंजिफॉर्म सेफेलोपैथी, जो खासतौर से न्यूरो डिजनरेशन डिजीज है, डिसऑर्डर है। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा प्रियोन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 22 नंबर में अपन देखें, which of the following is used to study of structural detail of the biological tissue using freezing fraction technique। फ्रीजिंग फ्रैक्शन टेक्निक जो होती है वो खास तौर से किसके बायोलॉजिकल फंक्शन कौन सी टेक्निक के द्वारा यूज में ली जा सकती है, देखा जा सकता है। फ्रीजिंग जो खास तौर से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी इंटरनल जो प्रोटीन्स है उनको स्टडी करने के लिए खास तौर से यूज में ली गई थी फ्रेज फ्रैक्शन टेक्निक्स जो है। और इंटरनल स्टडी किसी भी प्रोटीन्स, किसी भी मेम्ब्रेन, किसी भी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज में ली जाती है। और इसमें जो टेक्निक यूज में आती है, देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें से सबसे बेस्ट टेक्निक जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने में सक्सेसफुल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें, विच ऑफ द वन फॉलोइंग एश्योर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीस्पर्मी। किसी भी एग के, देखो इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको, कोई एग है, यहाँ पे एक स्पर्म आता है, स्पर्म आके इस मेम्ब्रेन के ऊपर टच होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर टच होता है। टच होते ही यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनमें से कैल्शियम रिलीज होते हैं, कैल्शियम आके बाइंड होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पर। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होती है वो मेम्ब्रेन के पास में आती है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ से फट जाती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से मटेरियल्स बाहर निकलते हैं, प्रोटीज एंजाइम है, फॉस्फेटेज है, ये एंजाइम्स बाहर निकलते हैं। ये सभी निकलने के बाद में यहाँ की एक लेयरिंग बना लेते हैं, ये एक लेयरिंग बना लेते हैं ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो, ठीक है ना, पॉलीस्पर्मी ना हो। मतलब अगर एक स्पर्म बाइंड हो गया है और वो अंदर चला गया है तो उसके बाद में अदर स्पर्म बाइंड ना हो। इसका मतलब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब ये क्या है अपन, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए खास तौर से कॉर्टिकल रिएक्शन इसमें पाई जाती है। तो ये मैंने आपको बताई वो कौन सी है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे अपन देखें 24 नंबर में, साइटोटिक टी सेल जनरली रिकॉग्नाइज एंटीजन इन एसोसिएशन विद। तो साइटोटिक टी सेल जो होती है वो एंटीजन किसके साथ, कौन सी मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है ये, तो एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट के साथ, क्योंकि एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड जो एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है वो किसके साथ बाइंड होती है, टी हेल्पर सेल के साथ बाइंड होती है। और एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट जो होती है वो साइटोटिक टी सेल के साथ बाइंड होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा जाएगा, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट, इसका बेस्ट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन नंबर के अंदर अपन देखें, विद रेफरेंस ऑफ द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए बाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पर अपन देखें डी ऑप्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। करेक्ट कौन सा है, इट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर सेंटेंस देखो एक बार आप, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें करेक्ट पूछा है। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच, पीएच के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। इट इज डिपेंड ऑन द चार्ज चेंज इन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट इज अनअफेक्टेड बाय द आयनिक स्ट्रेंथ, ये तो अफेक्ट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द प्रोटीन, इसके ऊपर इफेक्ट
करता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डिपेंड ऑन चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर भाई बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना। और भी कोई आपके सजेस्ट हो तो आप मोस्ट वेलकम, सभी स्टूडेंट्स सजेशन जरूर डालिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कुछ भी होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तभी अगला पार्ट अपन लेके आए कल। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन डेली जरूर करें हमारे साथ, और डेली में आप लोगों के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूंगा। आज का अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।